हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग जे एडवांस जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन मॉडरेट इजी लेवल का ज़्यादा था और जैसा कि अनुमान मैंने लगाया था कि 80% जो क्वेश्चन आता है वो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन से आता है, तो वैसा ही क्वेश्चन पेपर था। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए, जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक अलग तरीके से कैसे अप्रोच किया जाए। जैसे एक स्टूडेंट यदि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करेगा तो किस तरीके से सोच के कैसे अप्रोच कर सकता है, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चंस को बनाने का, मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक स्फीयर को एक प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है, प्लैंक में एक स्फेरिकल होल किया हुआ है ना। मतलब ये समझ लीजिए ये प्लैंक है और उसमें एक ऐसा होल किया हुआ है। ये मैं टॉप व्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप साइड से आप देखिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा ऊपर हो गया, ये कुछ ऐसा दिखेगा है ना। ये स्फीयर कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या, एक तरफ इसको टिल्ट किया गया तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे आसान तरीका है, मैं सबसे आसान तरीका की बात कर रहा हूँ। वैसे तो कई मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन जो इसका सबसे आसान तरीका है वो ऐसा कर लें कि आप ऐसे एक रेक्टेंगुलर क्यूबाइड टाइप का एज्यूम कर लें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2 इंटू कैपिटल आर दे रखे हैं और ये जो डिस्टेंस है ना ये 2 इंटू स्मॉल आर दिया हुआ है। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस है 2 इंटू स्मॉल आर दिया हुआ है, तो सेंटर से जो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो गया? ये आर के बराबर हो गया और ये कैपिटल आर के बराबर हो गया, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये यदि एंगल थीटा है, अब यहाँ पे देखिए ये यदि टर्न करेगा तो ये इसको पलट जाना है, इसको क्या करना है? पलट जाना है। पलटने के लिए क्या चाहिए? जो नॉर्मल का वैल्यू होना चाहिए, नॉर्मल आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और नीचे पीछे क्या लगेगा? mg sin थीटा। मतलब मैं एक रेक्टेंगल सेट करके इसको बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ। देखिए समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 2r, ये हो गया r। ये सबसे आसान तरीके है, और भी तरीके से आप बना सकते हैं, आप स्फीयर ही मान के बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप ये देखिए, ये एंगल यदि थीटा हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये mg cos थीटा हो गया और इधर हो गया mg sin थीटा, जो कि फ्रिक्शन आप कह सकते हो, फ्रिक्शन टाइप का कुछ होगा जो ये सरफेस लगाएगा। एक्चुअली ये फ्रिक्शन है, इसलिए मैं फ्रिक्शन का नाम इसको नहीं दे रहा हूँ, सीधा mg sin थीटा लिख रहा हूँ। ओके, अब इस पॉइंट को समझिए कि ये टर्न कर जाएगा, ये इसको पलट जाना है। पलटने के लिए क्या चाहिए? पलटने के लिए चाहिए कि नॉर्मल का जो टॉर्क हो, mg sin थीटा का जो टॉर्क हो, ये बराबर हो जाए, इसके बाद ये पलट जाएगा। तो नॉर्मल का टॉर्क कितने के बराबर आ जाएगा? नॉर्मल इंटू स्मॉल आर एन इंटू आर, और इसका जो टॉर्क आएगा वो कितने के बराबर आएगा? mg sin थीटा इंटू mg sin थीटा इंटू ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कुछ देर के लिए कुछ y एज्यूम कर लेते हैं, कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे n इंटू आर है, n को क्या लिख सकते हैं? mg cos थीटा इंटू स्मॉल आर, दैट इज mg sin थीटा इंटू वाई। mg से mg कैंसिल आउट हो गया। y का वैल्यू क्या लिख सकते हो भाई? y, ओके, यदि आप y के बारे में सोचें तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल्स टू y बाई cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y बाई y बेस है यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा ना। तो cos थीटा की जगह पे y बाई कैपिटल R लिख देते, तो y बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल आर, डेट इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू वाई, और y से y कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिल गया स्मॉल r बाई कैपिटल R, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप इधर स्फीयर मान के इसको बनाना है तो स्फीयर मान के बना सकते हो कि mg जो है एकदम इस लाइन से गुजरेगा, ये एकदम कंप्लीट परपेंडिकुलर टाइप का हो जाएगा। तो mg कुछ इस लाइन से गुजरेगा, ठीक है। तो और ये कैपिटल R है, mg यदि इस लाइन से गुजरेगा, इसको आप परपेंडिकुलर मान लें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा।
तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, है ना। अब इसमें क्या हो गया, ये जो स्फीयर है इसमें क्या हो गया कि आप ज़रा सोचिएगा, ये एम जी यहाँ से गुजर गया, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए ये ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत एडी करेंट में पढ़ा जाता है। एडी करेंट के कॉन्सेप्ट में मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो लगभग हर एक टीचर इस तरह का कॉन्सेप्ट बताते होंगे। ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो कैसे बताता हूँ मैं ज़रा समझाता हूँ आपको। जैसे ऐसा सोचिए कि ये एक डिस्क है, जो भी मेरे से स्टूडेंट पढ़े हैं उनके कॉपी में ये क्वेश्चन मिलेगा जो मैं ये पढ़ाता हूँ। ये डिस्क है, ओके, और ये डिस्क रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैग्नेट को रख दिया गया, यहाँ पे एक मैग्नेट को रख दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जरा इस डिस्क के बारे में सोचिएगा। ये डिस्क, अब टॉप व्यू मैं देख रहा हूँ, ये डिस्क जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ना, ये स्पेस है मैग्नेटिक फील्ड का, इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे आप एक रॉड टाइप का एज्यूम कर लीजिए। इस रॉड पे यदि आप समझिएगा तो इसका वेलोसिटी इधर है, तो क्यू भी क्रॉस बी फोर्स इस तरफ लगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने माना इस रीजन में। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर जाएगा, है ना। और करंट फ्लो करने के कारण ये इस रीजन को यदि मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव रीजन हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव रीजन हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा और करंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, रॉड को एक रॉड एज्यूम कर लीजिए, और ये जो रॉड है ऊपर के डायरेक्शन में कुछ वी वेलोसिटी से जा रहा होगा, और वी वेलोसिटी क्यू बी क्रॉस बी फोर्स इधर लगेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, और करंट फ्लो करने के कारण आप समझ सकते हैं कि चूंकि करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स रीजन में मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन आएगा यहाँ पे, और इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ, और इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा रिवर्स कीजिए। रिवर्स ये करना है कि आपको डिस्क को रोक देना है और इस मैग्नेट को गोल चक्कर पे घुमाना है। तो मैग्नेट को जब गोल चक्कर पे घुमाया जाएगा, जब ये घूम रहा था तो ये धीरे धीरे रुक जा रहा था, मतलब इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसके डिस्क के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस डिस्क पे फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेट का। ठीक है, तो जब अब मैग्नेट घूम रहा है तो मैग्नेट के घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट पे फोर्स लगेगा। समझिए, जब डिस्क घूम रहा था तो डिस्क के घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्क पे फोर्स लग रहा था, इस कारण से डिस्क में रिटार्डेशन हो रहा था, एंगुलर रिटार्डेशन। सेम टाइप से जब आप मैग्नेट को घुमा रहे हैं तो मैग्नेट पे अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मैग्नेट, जैसे मैग्नेट ऐसे घूम रहा है तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैग्नेट पे यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उस डिस्क पे मैग्नेट के रोटेशन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे मान सकते हैं आप। तो जब उस डिस्क पे मैग्नेट के रोटेशन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस मैग्नेट पे मैग्नेट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो डिस्क मैग्नेट के ही डायरेक्शन में घूमने लगेगा। ओके, और इस केस में करंट डेवलप होगा तो हीट जनरेट करेगा, और क्या होगा, रोटेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, ये नहीं होगा बी में, और रोटेट इन द डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट ऑफ मोशन, ये सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। ओके, नॉट रोटेट गलत है, नॉट रोटेट गलत है, सी और डी गलत है। सी में, इसमें डी में टेम्परेचर के बारे में लिखे हैं लेकिन रोटेट नहीं लिखा है तो गलत हो गया, तो इसका बी ऑप्शन सिर्फ सही है। चलिए फिर इसके थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं,
काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। थर्ड समझिएगा, क्वेश्चन में थर्ड में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में थर्ड में क्या कहा जा रहा है। अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सेल ऑफ diameter 10 centimeter. It is on horizontal floor and a meter scale is positioned horizontally on its axle with one edge of its scale top of the axle. The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle and the roller start rolling without slipping. सही है। After the roller has moved 50 centimeter, the position of the scale will look like। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 75 सेंटीमीटर होगा 25 सेंटीमीटर, ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ज़रा सोचिए, ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इस पे स्केल को रखा गया है, इस पे स्केल को रखा गया है। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि ये रोल करके मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, ये कहीं पे रोल करके यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, मैं ऐसे बना देता हूँ। एक तो स्केल आगे हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों आगे होगा? क्योंकि सेंटर जितना डिस्टेंस मूव करेगा उससे ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर वाला पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है ये रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। मतलब इसमें एक टाइप का रोलिंग मोशन टाइप का कुछ इक्वेशन है। ठीक है, तो ये रोलिंग मोशन टाइप का एक्टिविटी है इसमें, और लेकिन सेंटर में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि ये वाला पॉइंट यदि 50 सेंटीमीटर चला गया, जितना रोटेट करेगा उतना ही रोल करेगा। ठीक है, तो जितना रोटेट करेगा उतना ही रोल करेगा, तो ये 50 सेंटीमीटर चला गया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना चल जाएगा, ये कितना आगे की तरफ इसका मोशन होगा, v प्लस ओमेगा आर होगा ना। ठीक है, मतलब इसका जो मोशन होगा ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, यदि आपको ये देखना है तो ये कितने के बराबर होगा, v प्लस ओमेगा आर के बराबर होगा। सही है, तो v प्लस ओमेगा आर यदि आप कीजिएगा, मतलब स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट पाथ की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मोशन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर आगे की तरफ। ठीक है, इसका 50, इसका कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो ये 75 जाना चाहिए था, तो सेंटर के सामने ये पॉइंट होगा, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर आगे हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये v से होगा, ये v प्लस ओमेगा r1 हो जाएगा और ये v प्लस ओमेगा r2 होगा। तो ये रॉड का ये रॉड कितना डिस्टेंस दूर जाएगा, v प्लस ओमेगा r1 इंटू टी, इतना डिस्टेंस ये रॉड आगे जाएगा। तो रॉड यदि आप ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये टोटल कितने के बराबर आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर ये रॉड आपको आगे की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो चलिए फिर, ये तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टर्न हैज नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस एज सोन इन सिस्टमैटिक figure. Its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires which its plane being vertical. The wires are connected to the capacitor with charge Q through a switch. Okay, switch जब close किया जाता है कि स्विच के थ्रू Q चार्ज फ्लो करता है। A coil is in horizontal uniform magnetic field B naught पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इसका मतलब है एरिया वेक्टर से वो 90 डिग्री बना रहा है। तो यदि आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की यदि बात कीजिएगा तो वो चूँकि 90 डिग्री पे है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इस पर, ऐसा कुछ कंडीशन होगा। द कॉइल इज हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। व्हेन द स्विच इज क्लोज द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज थ्रू द कॉइल इज वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब कैपेसिटर Q चार्ज जो फ्लो किया है वही
चार्ज रहेगा उस कैपेसिटर पे इनिशियली, लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया वो कैपेसिटर न्यूट्रलाइज हो गया, उसका सारा चार्ज उस कॉइल के थ्रू फ्लो कर गया। चार्ज के जब उस कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा, चूंकि वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, ठीक है। बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम गेन बाय द कॉइल विल बी। देखिए जो कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस कॉइल के बारे में जरा सोचिए। इस कॉइल के थ्रू क्यू चार्ज फ्लो कर गया है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ऐसे सोचना है कि ये एक कॉइल है, इसके थ्रू क्यू चार्ज फ्लो कर गया है। तो क्यू चार्ज जब फ्लो करेगा इसके थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क जो इस पे लगेगा, टॉर्क वो कितने के बराबर हो जाएगा, एन आई ए बी। इसमें क्या क्या नहीं बदल सकता है, नंबर ऑफ टर्न नहीं बदलेगा, एरिया जो इस कॉइल का है वो नहीं बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू जो एन आई ए बी आप लिखेगा, साइन थीटा भी होगा तो, लेकिन साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ओके। तो टॉर्क इक्वल टू ये आ गया, और एंगुलर मोमेंटम जो डी एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या जिसको इम्पल्स कर देते हैं, वो क्या होता है, टाउ डी टी होता है ना। तो यहाँ पे डी एल का वैल्यू हो जाएगा टाउ डी टी एन आई ए बी डी टी, ओके। तो डी एल का वैल्यू यही आ गया, एन ए बी, आई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल दैट इज इक्वल टू एन क्यू ए बी, ये आ जाएगा। एल आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका 0 है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा एन क्यू ए बी। एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखिए तो एन पाई आर स्क्वायर क्यू बी, दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस कॉइल। चलिए फिर कुछ ऐसा है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक इस तरह का a parallel beam of light strike to the piece of transparent glass having cross section as shown in the figure. Correct shape of emergent wave front will be. ओके सबसे पहले ये बात ये समझना है आपको, यदि लाइट इस तरीके से है तो वेव फ्रंट ऐसे होता है, यदि लाइट इस तरीके से है तो वेव फ्रंट ऐसे होता है। यदि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही आसान हाइजेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन है, और लगभग सभी टीचर अपने फर्स्ट लेक्चर में ही इस कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। मैं भी डील करता हूँ, सभी टीचर डील करते हैं कि जब इस लेंस से यदि पैरेलल लाइट रे गुजरेगा, मैं जो डील करता हूँ, मैं जिस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो कुछ वेव फ्रंट जो है यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, और यदि इस तरह के लेंस से जब लाइट रे गुजरेगा तो वेव फ्रंट कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं ये बात बताता हूँ, ये वेव फ्रंट हो गया, ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन बनना चाहिए, बहुत टफ नहीं है। देखिएगा आप यदि इस क्वेश्चन को समझे तो इसमें जो ग्लास का जो शेप है ये कुछ इस तरह का है, ऐसा कुछ शेप दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ शेप दिया हुआ है। तो यहाँ से जो लाइट रे गुजरेगा ये निश्चित तौर पे कुछ इस तरह का ऐसे जब बनने लगेगा, है ना, ठीक है। और यहाँ से जो लाइट रे गुजरेगा फिर ये वाले लेंस का काम करने लगेगा, तो यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज करने लगा, यहाँ पे लाइट रे डाइवर्ज करने लगा, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बना ये कुछ ऐसा बना, यहाँ पर जो वेव फ्रंट बना ये कुछ ऐसा बना, और फिर से यहाँ पर जो है ये कन्वर्जिंग हो जाएगा,
फिर से ये कन्वर्जिंग हो जाएगा, है ना। तो ये जो वेव फ्रंट का जो शेप है, ये कुछ यदि मैं मिला दूँ इसको तो ये कुछ ऐसा कुछ वेव फ्रंट बनेगा। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सारा क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग सभी टीचर अपने क्लासरूम में बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एन ओपन इंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेन्स वाटर डेंसिटी 10⁻³ kg/m³। इनिशियली water level stand at 0.29 meter from the bottom. In each arm kerosene oil, a water immiscible liquid of density 800 kg/m³ is added to the left arm until its end is 0.1 meter. As shown in the systematic figure below, the ratio of H1/H2 of the height of the liquid in the two arm is। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ये एक ट्यूब है और इसमें एक ट्यूब में वाटर भरा हुआ है और एक में केरोसिन का कुछ पार्ट केरोसिन भरा हुआ है जो कि 0.1 मीटर का है। तो आप इस बात को समझे, जैसे मैं ब्लू पेन से केरोसिन को बना रहा हूँ, केरोसिन यहाँ तक है, ये 0.1 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वाटर भी यहाँ तक होगा, वाटर थोड़ा सा ऊपर तक होगा क्योंकि वाटर का कुछ पार्ट, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर 0.1 से कम होगा, ठीक है। मान लेते हैं वाटर जो है ना ये y डिस्टेंस, y लेंथ ऊपर है, ठीक है, इसके बॉटम से, इसके ये बॉटम से 0.1 मीटर केरोसिन ऊपर है और ये वाटर y लेंथ ऊपर है। यदि आप ये समझे तो ये लेंथ ये H1 दिया हुआ है, ये H2 दिया हुआ है, ठीक है। तो H1 माइनस H2 जो है वो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हो गया। इतना पार्ट जो है ये है H1 माइनस H2, बस इतना सा पार्ट है, ठीक है, ओके। और यदि H1 माइनस H2 को 0.1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये y है, आसान है। तो 0.1 में से हम लोग H1 माइनस H2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या बच गया, y बच गया, कुछ ऐसा बच गया, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये कितने के बराबर हो जाएगा, H1 प्लस H2 का वैल्यू कितने के बराबर होता है। मैं ब्लैक कलर थोड़ा यूज कर लेता हूँ, विजिबल ज़्यादा होगा। H1 प्लस H2 का वैल्यू कितने के बराबर होगा। देखिए दोनों तरफ जो था इनिशियली केरोसिन फिल करने से पहले दोनों तरफ 0.29 मीटर था। जब फिल कर लिया गया 0.1 मीटर का केरोसिन तो वो हो गया 0.29 इंटू 2, दोनों तरफ है ना, एक तरफ 0.29 है तो 2 इंटू 0.29 प्लस 0.1 ये हो जाएगा H1 प्लस H2 का वैल्यू, 2 इंटू 0.29 प्लस 0.1। तो H1 प्लस H2 का वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर आ जा रहा है बताइए। ये आ जा रहा है 0.58 0.68 के बराबर, ये H1 प्लस H2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यदि H1 प्लस H2 का वैल्यू आ गया है तो यहाँ से H1 माइनस H2 का वैल्यू आ जाएगा। y डिस्टेंस तक वाटर है मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी इंटू वाई डेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इंटू ग्रेविटी इंटू 0.1, ऐसा कुछ होगा ना। तो यदि आप ये पुट कर देते हैं तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं H1 माइनस H2 का वैल्यू पुट करते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ जी को जी ही रहने दें क्योंकि कैंसल आउट ही हो जा रहा है तो जी का ज़रूरत है नहीं, इंटू वाई का वैल्यू कितना हो गया 0.1 इंटू H1 माइनस H2 माइनस में एंड डेट इज इक्वल्स टू केरोसिन ऑयल कितना दिया हुआ 800 तो ये आ गया 80, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 100 माइनस 1000 इंटू H1 माइनस H2 डेट इज इक्वल्स टू 80, तो 20 इक्वल्स टू आ गया 1000 इंटू H1 माइनस H2। तो H1 माइनस H2 का वैल्यू आ गया, H1 माइनस H2 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया ये देख सकते हैं, ये आ गया है 0.0
2 के बराबर, और H1 प्लस H2 का वैल्यू निकला हुआ है। तो यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो H1 निकल जाएगा। तो H1 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए? H1 का वैल्यू आ जाएगा 0.7/2, और H2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 0.66/2। H1/H2 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.7/0.66, है ना। H1/H2 का वैल्यू यहाँ से यदि इन दो को डिवाइड कर दिए तो H1/H2 का वैल्यू आ गया 0.7/0.66। अब मैच करा लेते हैं। 35/3, 33, तो ये आ गया 35/33। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सिंगल आंसर क्वेश्चन था, ये बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि और भी डिफरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।